अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा खवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। टॉप स्टोरीज़ भी होंगी, ख़बरों पर तज्ज़िये भी होंगे, तबसरे भी होंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो कहानी है जनाब, उस पर नज़र डालते हैं कि आज की कहानी क्या है। तो एक गाँव में एक भोला नाम का जो है गवाला रहता था, और उसने अपने घर में बहुत सारी जो है ना वो गाय वगैरह पाल रखी थी, और जाहिर सी बात है कि उन्हीं गाय का दूध बेचकर अपना गुजर बसर भी करता था। भोला काफ़ी समझदार और अकल बूझ रखने वाला इंसान था। भोला के 2 बेटे थे, एक का नाम सोनू था और एक का नाम मोनू था। सोनू और मोनू स्कूल में पढ़ाई करते थे और साथ साथ अपना अब्बा का हाथ भी बटाते थे। भोले को जब भी टाइम मिलता तो उनको काम की बातें सिखाता और उनको समझाता, उनको बताता कि एक दिन भोले ने कुछ समझाने और सिखाने के लिए अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, मैंने अपने इस बाग में एक बॉल छुपा कर रखी है, तो तुम लोगों को उसको ढूंढना है, और जो भी बॉल को ढूंढ लेगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सोनू एक मुस्बत सोच रखने वाला लड़का था। वो किसी भी काम में पीछे नहीं हटता था, हर काम में सोचता था कि हो जाएगा, कर लूँगा। अपने अब्बा की बात सुनकर उसने सोचा कि इतने बड़े बगीचे में बॉल ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर लूँगा। वही मोनू मनफी सोच वाला जो लड़का था, उतने बड़े बाग में बहुत बॉल जो ढूंढना है उसको लगा कि बहुत मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सोचकर मोनू एक दरख्त के नीचे जाकर सो गया। उधर मोनू चैन से सो रहा था और सोनू पूरे बगीचे में बॉल ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते हर तरफ घूम रहा था, पूरे जी जान से बॉल तलाश करता रहा, और सोनू के काफ़ी ढूंढने के बाद बॉल अभी तक नहीं मिली। बिल आखिर वो इस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मोनू सो रहा था। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे देखा तो उसको बॉल मिल गई। सोनू जो है वो बॉल पाकर बहुत खुश हुआ। उसने बॉल ढूंढने के बाद खुशी का इजहार किया, और मोनू को भी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा कि बॉल मिलने की बात सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने सोनू को शाबाशी देते हुए कहा कि बहुत अच्छे, एक मुस्बत सोच ने तुम्हें आराम से जीतने दिया, और तुमने सोचा कि मैं ये कर लूँगा और मुझसे हो जाएगा, तो ये काम हो गया। मोनू की मनफी सोच ने उसे हरा दिया। मोनू ने पहले ही मान लिया था कि इतने बड़े बगीचे में उसे बॉल ढूंढना बहुत मुश्किल लगेगा, तो इसके लिए उसने कोशिश भी नहीं की। तो कहानी से सबक क्या मिलता है कि जब भी हम पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, उसके लिए जी जान भी लगाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उसमें हमारा साथ देते हैं। और जब आप पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं कि नहीं भाई ये काम मुझसे नहीं होगा और ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप अगर आपके बगल में भी हो ना कोई चीज़, तो फिर आपको नज़र नहीं आएगी, ना आप ढूंढ पाएंगे, ना आप हासिल कर पाएंगे। तो हमेशा मस्बत सोचें, गोल्स को अपने हाई रखें, उनको अचीव करने की कोशिश करें, और उनकी तरफ जब आप बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं, और आप अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ मदद भी देखते हैं कि आपकी फिर की जाती है। तो जनाब, इन सारी बातों के साथ अपने मेहमानों का जो है वो तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो फ़हीम साहब। साथ साथ अयाज़ राना साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। अयाज़, आपको भी बहुत बहुत वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप दोनों? सोनू मोनू? हाँ, मैं सोनू कौन है और मोनू कौन है? देखिए मिस भोली, बात यह है कि आपको ये कहना चाहिए था प्रोग्राम के आगाज़ में कि हमारे मेज़बान, हम हैं आपके मेज़बान, क्योंकि पिछला 8 दिन तो हो गए आपके प्रोग्राम में मुस्तकिल आते हुए। 8वां दिन नहीं है अभी मंडे अगर फिर आएंगे तो फिर होगा। पिछले हफ्ते से आ रहा हूँ। संडे ऑफ भी तो है ना? चले मान लेते हैं भाई आपकी मोनू जो भी है मोनू क्या आज आप मोनू है। हाँ, तो बात ये कि फिर थोड़ा सा चेंज करें ना फॉर्मेट भी। प्रोग्राम शुरू मैं करूं, फिर आप जो कोई गेस्ट बनाऊं, फिर आपको जो है दोबारा जो है होस्ट बना दूं। होस्ट और गेस्ट खेलते हैं हम दोनों आपस में। ये ले। नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं, वो आप राना से कराएं। ये ले, पूरा बुलंद आपको मेरी तरफ से मुबारक हो। आप करें। अच्छा, वैसे मेहमान जो होता है ना, वो मेहमान कौन है मेहमान? आप लोग अभी तक आपको मेहमान समझ बोला मेहमान है, आप बोलती हैं मैं मेहमान। मैं कहती हूँ हम तो नहीं मानते अपने आप को मेहमान। अब नहीं कहा, मान लिया आपने, आप गलत हैं। मेहमान तो हमारे पास हमारे बाद आते हैं। जहाँ गलती पे होंगी मैं वहाँ फौरन मालूम। मुझे हर धर्मी की कोई आदत नहीं कह रहे हम कि आप गलती मानती है, नहीं कह रहे हम, ये कह रहे हैं आप गलत हैं, आपने ये मान लिया। हाँ जी, मान लिया। बस ठीक है, अब खबरें बढ़े। खुश हैं आप दोनों, तसल्ली हो गई, सुबह सही हो गई आप दोनों की? बिल्कुल ओके, बिल्कुल। इतने मुंह बसोर के आए थे और जो है ना यहाँ पे मुझे कह के तो इनको तसल्ली हो गई। दोनों अब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी अगर आप ले आए ना, छोटी सी बात तस्लीम करके, तो ये सदका है और ये अच्छी बात है। तो इसे मेरी तरफ से सदका समझे। ये ले, थैंक यू। इन हालात में तो आप डबल ले रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं उस हालात में जो हंसा दें किसी को तो डबल सदका है वैसे। और इतनी बुरी खबरों के बीच में अगर कोई हंसा दे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका। अयाज, आज आपको टास्क ये मिलेगा कि आज आपने ना गुस्सा नहीं होना है, ठीक है? ये सारा मैटर करता है, ये जो आपके हाथ कुछ में भी नहीं है भाई। सुबह ही मैंने साउथ को कहा कि क्या ले आया है,
तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने कहते ना घबराना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना। जो घबरा नहीं रहे वो अंदर है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। खबरें शामिल करती हूँ, टॉप स्टोरीज बताती हूँ। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अब तो नाम लेना मुझे ऐसा लगता है बेकार है। पहला आपने पहली खबर के इलेक्ट्रिक बोल के सारी ऐसी छोड़ दे, बाकी और मेरी सुबह के इलेक्ट्रिक से हुई है। चल वो आपकी शक्ल बताई थी, मैंने आपसे आते ही पूछा ना कि क्या हुआ है, आप अभी बताइएगा क्या हो गया आपके साथ मसला। तो हुआ ये कि कल शहर भर में एहतजाज होता रहा। इलाकों के नाम क्या लूँ मैं, कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर अब कराची के इलाकों में एहतजाज नहीं हो रहे। लोग डंडे लेकर बाहर निकल रहे हैं, ख़वातीन बाहर निकल रही हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हर तरह से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन सुनवाई क्या हो रही है या नहीं हो रही ये तो हमारे नुमाइंदगान ही आपको बताएंगे। के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ असम्बली के अलावा हर फोरम पर बात हुई है कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के मातहत नहीं आते, लेकिन वफाक की भी कोशिश है कि इस मसले को हल किया जाए, कहा गया। और हमने कहा है कि पूरी तफसीलात दें, जहाँ से जनरल लोड शेडिंग नहीं होती, इन चीज़ों को निकालें और सामने लेकर आएँ। इजलास में भी इस हवाले से गुफ्तगू की गई। इसके अलावा जनाब हम देख रहे हैं कि शहर भर में बिजली की बंदिश के बाद जो है मुंसलिका जो फ्लाईओवर्स हैं उसके नीचे चेयरमैन सफूरा ने अपना दफ्तर बना लिया है और पुल के नीचे ही अपने दफ्तरी उमूर अंजाम देंगे। बिजली की बंदिश की वजह से दफ्तरी उमूर बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। राशिद खाशखेली साहब हैं जो कि चेयरमैन सफूरा, उनका ये कहना है रेन एमरजेंसी और मुहर्रमुल हराम में बल्दियाती खदमात की फौरी फराहमी के लिए दफ्तर फ्लाईओवर के नीचे बनाना पड़ा है। चलें, कुछ अलग बात हमें नज़र आई, आज हम शहर में इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो तेल और घी की जो एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से चेयरमैन जो शेख अब्दुल रज़ाक साहब हैं उनका ये रिमार्क सामने आए कि हमारी बात ना मानी गई तो मुल्क भर में तेल और घी की फैक्ट्रीज़ को बंद कर देंगे। पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल 45 लाख टन की जो है वो सालाना खपत है और पाम ऑयल की दरामद जो है वो 30 लाख है। तो इस सनत को बरकरार रखा जाए और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर हमें रिलीफ ना मिला, बातें ना मानी गई, क्या इनके एजेंडाज हैं, डिमांड्स हैं, अयाज हमें बताएंगे। ये हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात हुकूमत के निशाने पर हैं और होम्योपैथिक अद्वियात पर 18% सेल टैक्स आयद करने की तैयारी कर ली गई है। इससे पहले हमने देखा था कि दीगर जो सर्जिकल आलात हैं उनके ऊपर भी 18% तक टैक्स लगाया गया था। तो अब ये होम्योपैथिक दवाएँ भी जो कहते हैं ना सस्ती और देर पा हैं, स्लो हैं, तो वो भी अब आपकी जो है ना पहुँच से दूर कर दी जाएंगी आवाम के लिए, ये हम बता रहे हैं। MQM पाकिस्तान के MNA ख्वाजा इजहार हसन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो महकमे हैं उनकी सतह में खेलों में कौमी खेल हॉकी को तरजीह दी जाए और मुल्क में हॉकी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर देने की दरख्वास्त की गई है। तो ये एक अलग सी चीज़ हमें नज़र आई कि चलें हॉकी को भी रिवाइव करने की किसी ने बात की और इस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि हैपनिंग नज़र आ रही है। अच्छा जी, इसके अलावा वही वाली बात है कि मिल्स 50% तक पहले ही बंद हो चुकी हैं, बिजली के रेट्स बंद हो चुके हैं, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसी कौन सी एसोसिएशन है, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं कर रहे लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तो सबसे पहले फ़हीम भाई, असम्बली में कहा गया कि जी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ के इलेक्ट्रिक सामने आके खड़ी हो गई, वाजिबात की अदायगी के हवाले से भी हमने देखा। तो ये मसला क्या हल होता हुआ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, और आपको के इलेक्ट्रिक ने क्यों डसा, ज़रा बताएं क्या हुआ। पहले तो यही कि सुबह जब उठे और उठने के बाद जब 8:30 बजे लाइट चली गई। अच्छा, अब कपड़े प्रेस होने लेकिन लाइट नहीं है। जनरेटर जाके चलाया, जनरेटर पे कोशिश की, इस्त्री तो जलती नहीं जनरेटर पे, नहीं हुआ। बच्चे उठ गए, स्कूल की छुट्टियां हैं उनकी, यार गर्मी है, गर्मी की वजह से वो उठ गए जब फैन नहीं चल रहा। बड़ी मुश्किल से जनरेटर ऑन किया, बड़ी मुश्किल से घर की सारी चीज़ें बंद की और शर्ट पे इस्त्री किया। तो क्यों नहीं मूड ख़राब होगा। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबका यही हाल है, शहर के हर शख्स की बात कर रहा हूँ। रातों को 12 बजे 1 बजे लाइट चली जाती है, उसके बाद वो सुबह आती है। आप लोगों को ना दिन में सुकून है, रात को चैन है। तो ये तो हो गई वो सिचुएशन जिसकी वजह से कराची में, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कराची में जो एक ना इस वक्त लावा है, पक रहा है इस वक्त, और मैं डरता हूँ उस वक्त से कि खुदा ना खास्ता ये लावा फटा तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ अगर मैं आ जाऊँ आपके सवाल के ऊपर, तो कल जो है कौमी असम्बली से बजट मंजूर हो गया, कल सिंध असम्बली का बजट मंजूर हो गया। पंजाब असम्बली से अलबत्ता जो है वो ज़िमनी बजट जो है वो मंजूर नहीं हो सका अपोजिशन के एहतजाज की वजह से। लेकिन ये अपोजिशन हमें जो है वो वफाक में और सिंध में नज़र नहीं आई कि जो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं। मैं AFP की स्टोरी पढ़ रहा था, थोड़ी सी आवाज़ उठाई तो थी, कहाँ क्या है वो आवाज़। AFP की रिपोर्ट में अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले
वो ये कहता है कि 46% टैक्सेस इस बजट में लगाए गए हैं वहाँ बिल्कुल पर। ऐसा ही है। ये क्या है भाई, क्या चाहते हो आप हमारे ऊपर? सिंध गवर्नमेंट ने इसके अलावा सेल्स टैक्स जो है उसमें इजाफा किया है, सर्विसेज के जो टैक्स हैं उनके ऊपर इजाफा किया है। तो आम आदमी कहाँ जाए? बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती चली जा रही है लोगों की, और लोग जो हैं वो परेशान हैं कि ऐसे में ज़िंदगी गुजरेगी कैसे। सबसे पहले बिजली का बिल, बिजली होती नहीं, बिजली का बिल जो है वो लाखों में हज़ारों में आ रहा होता है, लोग वो नहीं भर पा रहे हैं। उसके बाद जो है आपने डिकट 40 या 46% अगर टैक्सेस आपने बढ़ा दिए हैं इस बजट में, तो लोगों के पास तो जीने का रास्ता ही नहीं छोड़ा है आपने। ऐसा ही है। तो बहुत एक अजीब सी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और ऐसे में अगर ताजिर बरादरी या जो भी इस मुल्क के तनख्वाहदार तबका है या टैक्सेस जिनके ऊपर जो देते हैं प्रोफेशनल्स हैं, वो अगर एहतजाज कर रहे हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त तो फ़हीम भाई खाली बिज़नेस कम्युनिटी नहीं, अयाज अवाम, हर बंदा, बिज़नेस कम्युनिटी हो, अवाम हो, कोई भी हो ना, सब एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इसका आउटकम क्या नज़र आ रहा है? कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? लिपटी जपटी बात करूं या वो नहीं, आम आदमी की बात प्रैक्टिकल करूं? आम आदमी की बात आम करें। आदमी की बात करूं, फिर जितनी आप बोलते जुगनू हैं आप बातें जज्बाती करने के लिए लोग नहीं हैं हो ना असेंबली में, काफ़ी हैं। नहीं, तो फिर आप बोलेंगे आप जज्बाती हो हो गए, जाए, जज्बाती मैंने हो। आपको अलाउ कर दी है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, या तो IMF वालों को जूते मारने चाहिए जो वो आती है टीम, उनको ये नज़र नहीं आया कि IPPs का जो मसला है, पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला IPPs है, वो उनको IMF को क्यों नहीं दिखता, हुकूमत वो क्यों नहीं दिखाती? उनके पास दुनिया की हर हमारे घर के अंदर की खबर है IMF के पास कि ये बढ़ा दो तो उस पर ये बोझ पड़ जाएगा। उनको IPPs के ऊपर आज तक हुकूमत को गिरबान से पकड़ के ये क्यों नहीं बोला कि ये क्या मसला है तुम लोगों का, जो आवाम के ऊपर तुम लोगों जो बोझ डाल रहे हो, अजाफी सारे टैक्सेस लगा के, जो फेडरल हुकूमत का काम करने का है, जो IPPs जो हम पे ऊपर बोझ पे बोझ डाले जा रहे हैं। फिर बिजली का अलग हमें शॉर्टफॉल नहीं है बिजली का। बिजली का मसला ये है कि आपके इलाके की चोरी है, उस चोरी का वो बहाना बनाते हैं, और वो आपके इलाकों को जो देने वाले जो बिल अदा भी कर रहे हैं वो रगड़ में आ रहे हैं, उनके जो आपके यहाँ चोरी कर रहे हैं आपके इलाके के अंदर। एक दूसरी चीज IPPs आपके यहाँ पे जो आपकी कैपेसिटी चार्जेस आप इतने दिए जा रहे हैं। कहा तो IMF का काम आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल संभालना तो नहीं है ना, उनका काम अरे है तो अपना भाई आपकी टारगेट पूरा हुकूमत करना। आपको बोलती वो क्या है? इंटरेस्ट लगाएं, यूटिलिटीज पे लगाएं, वो आपको प्लान देंगे। उनका काम ये नहीं है कि आपको मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, ये बात मुझे भी पता है कि आपकी हुकूमत आपको डराती क्या है कि IMF ने मुझे ये बोल दिया कि मुझे ये करना पड़ रहा है, IMF से हमने ये कर्जा लेना है। वो ये नहीं बोलते कि आप अपनी लोगों की गिच्चियां दबा दें, उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन कर दें। तो वो कहते हैं हमसे पैसा लोगे, अदा करना है उनको, तो उनका पैसा वो कहते हैं ये पैसा है और मुझे बता दो तुम्हारे पास क्या रिकवरी का तरीकाकार है, ये पैसे हम तुम्हें दे देते हैं, हमें वापस कैसे करोगे, रिकवरी बता दो। वो तो आपको वो कहते हैं आपके पास टैक्स नेट ही नहीं है, तो उसके बाद वो कहते हैं अच्छा जी हम पेट्रोल पे लेवी लगाएंगे, हम बिजली के ऊपर ये वाला टैक्स लगाएंगे, हम GST बढ़ा के हर आम आदमी जो छोटे से छोटा उसका सेल टैक्स लगा के उसकी जेब से पैसे निकाल लेंगे। भाई ये जो सनतकार और ये जितने बड़े बड़े आके ड्रामे कर रहे हैं ना आवाम के लिए, वो अपनी जेब से नहीं देंगे। सॉरी टू से आपकी और मेरी जेब और आवाम की जेब से ही वो पैसा निकलना है, चाहे GST का निफाज हो, चाहे किसी चीज़ की उनका सेल टैक्स बढ़े या उनका कोई विद होल्डिंग टैक्स बढ़े, वो सब उन्होंने हमारी जेब से उसे निकालना है। अभी आप महंगाई की शरह में आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, आज दोबारा बोल रहा हूँ, अगले महीने आज ये कल अप्रूव हो गया, कल के बाद आप देखिएगा कि जब ये चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, वो घी वालों की जो आप बात कर रहे थे, उनका क्या मसला है? हाँ, वो उन पे भी टैक्स बढ़ने की बात, GST बढ़ेगा तो वो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि 11 से 12 रुपए फी किलो हम बढ़ा देंगे। अपनी जेब से देने को कोई तैयार नहीं है, आवाम को जेब से रिलीफ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो सिर्फ आके अपना उल्लू सीधा करने के लिए आके बैठ जाते हैं और बता देते हैं देखो जी हुकूमत ने कर दिया, अब हम जो करने जा रहे हैं तो लोग हमारे पे ना चीखें, क्यों कि हुकूमत ने ये बढ़ा दिया। तो भाई जाना तो आपकी जेब से ही है ना, बात सारी यही है। फिर आके यहाँ जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि ये हो ये रहा है, अब नहीं होंगे तो कब जज्बाती होंगे। अब हमारे पास नहीं है जेब में पैसे लोगों को देने के लिए। सही बोल रहे हैं आप। ये अगर 10-12 रुपए वाकई ऑयल की कीमत में इजाफा हो जाता है तो प्राइसेस तो कहाँ पे पहुँच छोड़ देना लोग खाना, कितनी चीज़ें छोड़ेंगे फ़हीम भाई? छोड़ दें, बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें, पानी में फ्राई करें खाना, किसमें क्या पानी इस्तेमाल, या तो पानी भी महंगा है, आज ही टैंकर डलवाओ लगने वाले हैं, अब तो बोरिंग का पानी भी नहीं इस्तेमाल। क्या छोड़ना है ये आप मुझे लिस्ट गिनवा दें, मैं कहूँगा हाँ छोड़ने को तैयार हूँ। माफियाज को कंट्रोल करने के लिए अब तो खैर हुकूमत भी एक माफिया है, ये बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त हुकूमत एक ऐसी माफिया बन चुकी है जो सिर्फ आवाम को कुचल रही है मज़ीद।
तो माफिया से निपटने का तरीका यही होता है कि आप उनके सामने खड़े होकर उन्हें जवाब दें। मैं आपको शायद पहले भी इनकलाब फ्रांस की बात बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो है वो यूटिलिटीज़ और जब जो अशिया ज़रूरियात थी उन पे जब लगाए उनकी कीमतें बढ़ाई गई तो लोगों ने उनके इस्तेमाल को छोड़ दिया। उसका नुकसान जो है वो उसी शख्स को होता है जो वो बना रहा होता है, और इन दी एंड जो है वो उससे कम में आके वो मजबूरन जो है वो शुरू करता है बेचना। आप IPPs की भी बात कर रहे थे, IPPs के लोग ले लीजिए, शुगर की जो माफिया है उसके लोग ले लीजिए, सिगरेट की जो माफियाज हैं उसके लोग ले लीजिए। ये सारे लोग आपको इस वक्त हुकूमतों का हिस्सा मिलेंगे, आपको असम्बलियों में मिलेंगे। आप कोई एक शुगर की वो मिल उठा के देख लीजिए जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई रुकन असम्बली ना हो। मेरा चैलेंज है आपको कि ये नहीं मिलेंगे, आप कोई ऐसी शुगर मिल नहीं मिलेगी। इसी तरह जो सिगरेट की कंपनीज़ हैं आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उठा के देख लीजिए, आपको उसमें कोई ना कोई रुकन असम्बली मिलेगा। तो ये बेसिकली जो है ये माफियाज हैं जिन्होंने अपना नेक्सस बनाया हुआ है, उनके ज़रिए वो हुकूमत में भी आते हैं और उसके ज़रिए वो आवाम को कुचलना चाहते हैं। इस वक्त देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी, फिर कह रहा हूँ मैं कि अगर तो कोई लावा पक रहा है जो नज़र भी आ रहा है, जिसको हम महसूस भी कर रहे हैं, तो इस लावे के फटने से पहले पहले आपको कुछ ऐसे इक़दाम कर लेने चाहिए कि उससे जो है कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन अमली तौर पर नज़र कुछ नहीं आ रहा है। वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही थी जनाब के इलेक्ट्रिक के मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये एक अलग सी चीज़ नजर आई। चेयरमैन सफूरा टाउन ने जो बिजली की बंदिश के खिलाफ उन्होंने एहतजाज कह लें या क्या कह लें, काम करने के शौकीन भी लग रहे हैं। बहरहाल क्या है फ़हीम भाई, दफ्तरी उमूर मुतासर हो रहे हैं तो उन्होंने पुल के नीचे दफ्तर लगा लिया। ये वो साहब हैं जिन्होंने गुलिस्तान जौहर के सारे दरख्त कटवा दिए। ये वही हैं? अच्छा, ये वो साहब हैं। और जब इनसे पूछा गया कि जनाब आपको किसने कहा ये दरख्त काटने के लिए, तो पहले तो खैर ये हुआ कि जनाब कोई दरख्त काटने की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा था, इलाका के ADA का दरख्त काट दिए टाउन ने। हमने सबसे पूछना शुरू किया तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा था। इन दी एंड पुलिस से पता चला कि जनाब पुलिस के पास एक लेटर जमा हुआ है जो इनके पास से जारी हुआ था। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ये आएँ बाएँ शाएँ करते रहे कि ये हम दरख्त नहीं लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कॉर्नो कार्पस कह के जो है वो काटे गए। लेकिन कोई एक दरख्त भी ऐसा नहीं था जो कॉर्नो कार्पस था। तो ये वो राशिद खासखैली साहब हैं, और अगर इनको कि इलेक्ट्रिक की वो बुरी लग रही है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करता है, इससे इनके उमूर मुतासिर हो रहे हैं, तो आम आदमी की ज़िंदगी भी बहुत मुतासिर हो रही है। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आप पीपल्स पार्टी के मुंतखब फ़र्द हैं, आपकी जमात जो है अपनी जमात से भी चाहें कि वो सिंध असम्बली से इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ सिर्फ बातें नहीं, कोई करारदाद मंजूर कराएं। कोई अगर FIR बनती है, जो कहा गया था कि FIR कराई जाएगी, वो FIR अपनी क़यादत से कहकर करवाएं। जो 14 लोग जो हैं कोरंगी ऐसे एरिया में मरे, उनमें से ही किसी के फ़र्द के मुद्दत में FIR करा दें, उस वाक़े पर कोई FIR करा दें। तो राशिद खासखैली साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है सिर्फ मीडिया के अटेंशन के लिए एक काम कर रहे हैं। एक बंदा काम करने के लिए बैठ गया, उसने डे लाइट भी यूज़ करेगा, हवा भी यूज़ करेगा, काम करने के लिए वो निकला है, तो फिर आप लोगों को मसले मसाइल है। नहीं, हमें मसले यूँ नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से रह रहे हैं ना। आपकी ज़िंदगी आसान है, आपकी ज़िंदगी आसान हो और वो फिर ये इस तरह का काम करें तो फिर मैं बोलूँ कि जी वो तो परेशान होकर ही निकले ना। तो हम इनसे ज़्यादा परेशान हैं, इनकी क्या परेशानी? ये जब इनके दफ्तर जाओ ये दफ्तर में नहीं मिलते हैं, इनको क्या परेशानी? बाहर लगाते ना। इनको इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है ज़रा बता देना। ज़रा 2 घंटे के लिए फाइलों पे सिर्फ साइन ही करने आज भेज दें किसी रिपोर्टर को कि कितनी देर वहाँ पे बैठ के काम। कल भी भेजा था, नहीं थे, होंगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ आपको आप हेडलाइन मिल गई उनको, और क्या चाहिए? मॉर्निंग शो में बैठ के उनके लिए बात कर रहे हैं और आपको क्या, उनको क्या चाहिए था, हो गया उनका काम। देखिए मैं समझता हूँ कि कराची में अगर जितने भी टाउन्स हैं, जिस टाउन्स हैं, तमाम टाउन्स के चेयरमैन यही करें, बाहर निकलें, अपने दफातर जो हैं वो रोड्स पर लगाएं, वहाँ बैठकर काम करें। उन्हें पता चलेगा कि आसमान से कितनी आग बरस रही है, उन्हें पता चलेगा कि मौसम की शिद्दत क्या है, और उन्हें पता चलेगा जब बारिश आए, उन्हें पता चलेगा जब बारिश होगी, और वही फुटपाथ जिस पे वो अपना दफ्तर कायम करने की बात कर रहे हैं, वो फुटपाथ जो है वो घुटनों घुटनों तक पानी में डूबी होगी, फिर उन्हें पता चलेगा कि आम आदमी की ज़िंदगी है क्या। तो बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं राशिद खासखैली साहब के इस इक़दाम की तारीफ़ करता हूँ, ये मुस्तहसन इक़दाम है। वो अब इसके लिए दीगर टाउन्स के चेयरमैन को भी राज़ी कर लें, अगर उनकी
जो जमात के चेयरमैन हैं कम से कम उनको तो राज़ी कर लें। चलें कुछ चेयरमैन जो हैं वो जमात इस्लामी के भी हैं, शायद वो इसे इनका सियासी हथकंडा समझते हुए इनके साथ ना है, लेकिन अपनी पार्टी से तो करा लें जो उनके चेयरमैन हैं। बात ये है, एक छोटी सी इसमें ऐड कर दूंगा, आपका डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें आप जब टाउन से जाके लेंगे तो ये कहाँ प्रैक्टिकल नहीं है ना। आप खुद सोचें, वो ज़्यादातर लोग उनको भी आप परेशान करेंगे, बोलेंगे जी साहब नहीं है, वो तो पुल के नीचे बैठे हुए, उनसे साइन होके फाइल आएगी आपके हमारे सेक्रेटरी के पास, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक नया चीज़ें करते, ऐसे काम करते हैं जिससे आवाम ही जो है ना ख्वार हो। अब आप मुझे बताएं, चेयरमैन अगर वो अपने ऑफिस में नहीं बैठेगा, वो कंप्यूटर ले जाके तो अपने साइड में नहीं रखे होंगे ना, जो लाइफ और डेथ सर्टिफिकेट आपके दे रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के बेफॉर्म निकाल के दे रहे हैं, या चीज़ें निकाल के वो जो देते हैं वहाँ से। कह रहे हैं कल भी भेजा, कोई था ही नहीं वहाँ पर। बात सारी ये है कि एक खबर बनाने के लिए बस अपने आप को कि जी मैं बहुत काम करने वाला आदमी हूँ, मैं ये करने वो, अब इन चीज़ों से देखें वक्त गुजर चुका, हम ये आदी हो चुके। अब आपको प्रैक्टिकली कोई ऐसी इकदाम करके दिखाने हैं। ये नुमाइशी प्रोग्राम हमारे साथ नहीं चलेंगे कि आप टेबल कुर्सी लगा के मैं दरख्त के नीचे बैठ गया, मैं टेबल कुर्सी लगा के पुल के नीचे बैठ गया, आवाम की तकलीफ। वो ज़रा बैठे ना 6 घंटे, जो कल जिस तरीके से लू के धपेड़े चल रहे थे उनके लगते, ज़रा उनको फिर पता चलता कि कल कैसी गर्मी, आवाम कैसे कल घूम रही थी। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात भी जो है ना उस पर भी टैक्स लग गया 18%, और जो इम्पोर्टेड दवाएँ उनमें भी जो है ना GST में इजाफा हो गया है। देखें, टैक्स तो अब हर चीज़ पे लगना है। ये आपको जो है वो एक अंगूठी पहननी चाहिए, आप एक से ज़्यादा पहनी हुई हैं तो अभी ये पुरानी है ना, पुरानी खरीदी पर अंगूठी जो है आपके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, आपके घर में सब पुरानी है, जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा उन सब पे जो आप अयाशी कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप सोने पे भी टैक्स होगा, सोने पे भी टैक्स, गोल्ड पे नहीं, मतलब नींद आए ज़्यादा। बिल्कुल, हर चीज़ में, सांस लेने पे टैक्स होना चाहिए भाई। वो चाइना से अगर आप गहरा सांस लेंगे, सांस कितना आप ले रहे हैं हवा में, वो भी उसकी काउंटिंग होगी, उसके हिसाब से भी पैसे देंगे। अगर आप गहरा सांस ले रहे हैं जिसकी ज़रूरत कतन नहीं है, ये अय्याशी में जो है वो इसे तोला जाएगा, गिना जाएगा। और नॉर्मल सांस लें, नॉर्मल सांस लें, आपको जो है नॉर्मल सांस पे जो है एक टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपने जो है गहरा सांस लिया, लग्जरी टैक्स लगेगा, तो फिर आपके ऊपर जो लग्जरी टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट सोच रही है ये सब करने की। यानी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ये बात ऐसी मेरे जहन में आई अजरा तफन्नुन के, कल मैं एक वीडियो देख रहा था इसी चीज़ के ऊपर बनी हुई है, तो उसमें वो यही था कि वो टैक्स अच्छा चल रहा है, वो टैक्स मुस्तहसन अजरा तफन्नुन। हाँ, तो के इलेक्ट्रिक वालों बिजली बंद किया करो 8:30 बजे, तो वो जो है चार्जिंग अच्छी होती है। तो नहीं, मेरी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मुझे इसके ऊपर फ़ख्र भी है। हमारी भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपको मैं फिर 2 लफ्ज़ दूंगा लिखने के लिए, वो लिख के दिखाइएगा मुझे। ज़रूर। अच्छा, चले खुद लिख के दिखाएं सर, छोड़ दें यार, निकल गए। हाँ, लाएं दिखाएं। क्या बात होगी, जाहिर समझते हैं क्या? नहीं समझता नहीं हूँ। हो तुम दिल से करोगे, हो तुम लड़की खुद। लेकिन बात ये है कि सब में एक जैसी क्वालिटी नहीं होती ना कहीं भाई, जिसको बोलना अच्छा देखिएगा, ये इन्होंने खुदबुर्द यार दूर से दिखा रहा। खुदबुर्द ऐसे नहीं लिखा जाता, खे वाव रे दाल होता है, ये खुर्दो नोश वाला खुर्दबुर्द होता है। ये इन्होंने जो खे रे दाल खुर्द तीनों यार वापस एक और दे, दूसरा भी दे, क्या था वो तो चले मुस्तमिल हो चुका है, तो इसलिए नहीं कार्रवाई तो वो तो आसान है, वो तो टिकर में चल ही रहा होता है। हाँ, तो अब लोगों को पता चल चुका है कि 2 लफ्ज़ हैं, कार और रवाई, तो इसमें 2 रे आने हैं। हाँ, तो ये लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ये भी गलती कर जाते हैं, टिकर्स में भी अपने चल रहा होता है, गलत है। जो अगर कोई नहीं तो वो जगह की स्पेस की वजह से डबल सिंगल रे भी, फिर वही बात है, डबल रे लगाने पर भी टैक्स लगेगा। क्यों लगाया? जब एक रे से काम चल रहा है तो दूसरे रे की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, इस तरह की चीजें भी किसी वक्त यकीनन मुमकिन है कि आपने जो है वो, इसीलिए मैंने वाव नहीं लगाया। आपके पास जब मोबाइल है तो आपने पेपर वेट के तौर पे आपने क्यों इस्तेमाल किया डाइस? तो इस तरह की चीज़ें जो है वो होंगी, मुझे लगता है इस मुल्क में। इतनी मुश्किल से तो चुराया है डाइस को। अच्छा, जो आप बात थी इसकी अद्वियात की, फिर आप आ गए, तो मुश्किल से यहाँ पे हंसी मजाक शुरू हुआ था, बात कर रहे थे, फिर आपने टेंशन का माहौल बना वो मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, ये असल में जो ना इनको हर्बल की कुछ ये होम्योपैथिक दवाएं खा नहीं, वो मैं कल गया था, काफी देर मार्केट में लगाया, होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करके अपने बाल बड़े कर रहे हैं ना, इसलिए जरा हमें वो हो रहा है। क्या हुआ कौन सी दवा खरीद लिया? नहीं, दवा मैं पूछने गया था, लेकिन वहाँ जब लोगों से बात हुई ना तो थोड़ा इसलिए वो हुआ, बात करने के लिए बताना चाह रहा था कि उन्होंने बोला कि हमारे पास है तो ये सस्ती दवा, इलाज ये सस्ता माना जाना था।
होम्योपैथी के इलाज की दवा जो है वो सस्ती होती थी, लेकिन अब मसला ये है कि जो लोकल मेड दवा है वो कहते हैं उसका असर कम है, जब ज़्यादातर ये बाहर से इंपोर्ट होती है और यूरोपियन ममालिक से होती है। एक तो हमारे रुपए की कदर ने इसके ऊपर एक इम्पैक्ट डाला हुआ है, जिसकी वजह से यूरो में कहते हैं हमें पेमेंट करनी पड़ती थी जो चीज़ें आ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। और साथ में अब इसको जो है वो सेल्स टैक्स के शेड्यूल से निकाल दिया गया, 8 शेड्यूल से निकाल के इनके ऊपर अब 18% का जो सेल टैक्स आ जाएगा। अब जो 1000 रुपये वाली जो एक इम्पोर्टेड दवा थी जर्मनी की या फ्रांस वाली, वो अब 1200 से 1300 रुपये पे चली गई। अब उनका कहना है कि भाई आप हमारी मार्केट का देख लीजिए, इस वक्त क्या हशर है कि शाम का टाइम है, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, यहाँ कोई भटकता ही नहीं है। वैसे ही ये इलाज के लोग कम पसंद करते हैं और वैसे ही अब तो कहाँ असर करती हूँ, मुझे लगता है कराची वालों पे होम्योपैथी लोकल वाली तो उन्होंने साफ बोल दिया कि उसका बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स हैं शहर में होम्योपैथ के जो दवाएं लिखते भी, अपनी दवाएं भी वो बना ही रहे होते हैं और वो साथ साथ जो है वो यहाँ की दवाएं भी लिख रहे होते हैं। और जो होम्योपैथिक मार्केट जिसकी अयाज विजिट करके आए, ये एक बड़ी मार्केट समझी जाती थी एक वक्त में शहर की, और बड़ा रश हुआ करता था। कहाँ है मेडिसिन मार्केट के आराम बाग के पास बहुत बड़ी मार्केट, पूरी दोनों रोड, वो रोड जो अगर आप आराम बाग से डीएमसी की तरफ चले जाएं तो ये दोनों जानिब जो हैं ये दुकानें थीं। और ये भी अब पिछले दिनों तो मैंने ये भी वहाँ पे नोटिस किया था कि अब वहाँ जहाँ सारी होम्योपैथिक की दुकानें हुआ करती थी अद्वियात की, अब वहाँ जो दीगर दुकानें भी ऐड हो गई हैं, यानी वो दुकानें लोगों ने बिजनेस शिफ्ट कर लिया। तो ये इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों आपके प्रोग्राम में भी एक साहब आए थे, तो मुझसे मिले प्रोग्राम में आपके बैठने से पहले, तो मुझे उनसे जो गुफ्तगू हुई कुछ वो मुझे याद रह गई। लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आपका एलोपैथिक है वो बहुत महंगा हो चुका है इलाज, और जाहिर है अभी आपने दवाओं पे टैक्सेस लगाए हैं, अभी 10% तो आपने सिर्फ दवाओं पे टैक्सेस लगाए हैं, दवाएं महंगी की हैं आपने, तो लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत भी हुई थी कि हिकमत जो है वो बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है। चलो मदीनतुल हिकमत जो है वो तो ज़ाहिर में हकीम मोहम्मद सईद साहब की ही है, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली उसे पढ़ाया जाना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया कि दीगर जगहों पर भी हिकमत बाकायदा तौर पर पढ़ाई जा रही है और लोग ये इसके कोर्सेज़ करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी। और दुनिया भर में ऑल्टरनेट मेडिसिन को जो है वो अहमियत दी जा रही है। और ऐसे में जो होम्योपैथ की दवा जो सस्ती हुआ करती थी, आपने उसको भी जो है वो महंगा करके आम आदमी से जीने, मरने, बीमार होने, सेहतमंद होने, हर चीज़ का हक छीन लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। खुर्द-बुर्द आपने ठीक लिखा, कार्रवाई आपने बता दिया, कोई तीसरा लफ्ज़ सोचते हैं? वैसे एक चीज़ बताऊं, 2 घंटे बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो ज़बरदस्त बारिश जो है वो आ चुकी होगी इस शहर में। अभी जिस तरीके से साहिली पट्टी के ऊपर मैं बादल देखता हुआ आया हूँ, मैं यही सोच रहा था कि बादल है, लेकिन पता है क्या हो रहा है? बादल है नहीं, गंभीर बादल हैं वो जो जो इस तरफ से आ रहे हैं। तो इस वक्त कराची में मुझे लग रहा है अगले 2 टाइम में आपके पास इतना तो क्योंकि देखें बिल्कुल कल शाम में समंदरी हवाएं बहाल हो गई थी और उसके बाद यही था कि कल शाम से ही हल्की फुल्की बारिशें तो शुरू हो जाए। देखिए ये अरे रुक जाए भाई 1 मिनट, मैं पहले ब्रेक ले लूँ, उस पर मजीद बात सरफराज हमारा ये वाला जो सरफराज है धोखा नहीं देता, क्योंकि 2-3 प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं। तो सरफराज से पूछेंगे आज 2-3 बारिश की ना वक्फा। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब मौसम जो है हम उसके हवाले से बात कर रहे थे। जाने से पहले तो वेरी क्विकली छोटे सरफराज यहाँ पे मौजूद हैं, बताएं भाई क्या है, आज बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, आज काफ़ी हद तक इम्कानात हैं बारिश होने के, और मतला काफ़ी अबर आलूद है सुबह से ही। और इसमें जो है वो ये है कि बाज़ इलाकों में तो अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, जिसमें जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे भी कोरंगी में भी इस वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। पकोड़े यहाँ से ना अभी मैं 12 बजे फारिग हो जाऊँगी। हाँ, गरम गरम पकोड़े, उसमें चाट मसाला छिड़का हुआ, वो मंगवा के रखिए। मंगवा के क्यों रखें, ये ख्वातीन का काम है। तो मैं बनाऊं रमशा, आपको ये बात कहते हुए जो है वो सोचना चाहिए था। आप कह क्या रही हैं? आपको कहना ये चाहिए था, पकोड़े बनाती हूं, अभी मैं बाहर हूं तो क्या करूं? आपको कहना ये चाहिए था फ़हीम भाई जल्दी से जो है वो बेसन मंगा के रखिएगा, मैं प्रोग्राम से फारिग होके पकोड़े बनाऊंगी पूरे ऑफिस के लिए। वाले ना यहाँ ही से मना कर देंगे। एक छींटा भी आया ना इस बेसन का इन कपड़ों पे। इस पे टैक्स देती हैं आप? जी, टैक्स दे के ही पैसे से खरीदती हूँ मैं। कपड़े भी महंगे हो, सब स्पॉन्सर, सब जे डॉट के कपड़े मिल जाते हैं और क्या चाहिए। और जे डॉट अपने कपड़े यहाँ पर देकर इन्हें यहाँ से मशहूरी लेकर महंगे कपड़े आवाम को बेच रहा है, तो जिम्मेदार कौन हुई?
आप क्या लोगों को कर रही है भी से भी रमशा? प्रॉब्लम है, कपड़ों से भी रमशा, प्रॉब्लम आप है। ये चुप कर करें क्या आप रही दोनों, हैं आप आप मौसम पे यार? बात नहीं, आप दोनों अच्छा जेलस एक लोग चीज हैं। और, तीन चुप। पर्चियां मंगाए, 3 पर्चियां मंगाए। ये पकाने वकाने वाली तो बात वो है कि वो नाना मरेंगे, बैल कटेंगे, बटेंगे, जिसकी वो आपका भी मटन आ ही रहा है, नाना आप कटेंगे, 3 बैल कट पर्चियां गए मंगाए, सारे, हम बैल तीनों कट गए, उसमें नाना बकरे कटेंगे नहीं, नाना मरेंगे। नाना मरेंगे, बैल और कटेंगे। बैल आप- कटेंगे। वही, सॉरी। आप 3 पर्चियां मंगाए, तीनों अपनी सैलरियां लिखेंगे और एक दूसरे को बांटेंगे, जिसकी बड़ी सैलरी निकलेगी वो सबको पकौड़े खिलाएगा। बस मैं बेसन मंगवा के दे देता हूँ ना मैं यार। बेसन- पकोड़े, बेसन तो मैं भी मैं मंगा- पकोड़े वैसे ही सैलरी मंगा रही तो हूँ, बेसन तो तुम मैं लोग भी मंगा- पर्चियों में अपनी सैलरियाँ लिखो। पकोड़े में मंगा रही हूँ। कोई मसला नहीं, पकोड़े यार रहने दे, आप लोग इतना इतना तंग करते हैं। पकोड़े मंगाए, अरकम मंगा लेगा, कोई ऐसा मसला तो नहीं। हाँ, माल का हाल लग दे, ऐसे रहा है कि मैंगो तो आ गया, ऐसे अब आप बाहर लोग से कह रहे हैं मैंगो- डॉलर्स में जो है ना पकोड़े आएंगे, कितने देख रहे हैं, कितने कंजूस है। अभी देखें हम अरकम का कंजूस दिल, नहीं है, हालात अरकम का दिल है- कितना बड़ा है, आप ये हालात देखिएगा। ने इस नहज खामोश पे पहुंचा बैठा दिया। अयाज अयाज वो कहीं और पे जो है वो ग्रिल कर रही हैं इस वक्त। हाँ, नहीं उनको आवाज ही नहीं आ रही ना। अरकम को आवाज नहीं आ रही। अरकम, माल आपको का मेरी हाल आवाज आ चलाइए रही है? आप पहले, उसके बाद यहाँ बताइए मंगा रहे हैं आपके नहीं। माल का हाल देखा, फौरन चलाए। आगे देखे टेढ़ा आपको जो है 297.2 में जो है वो पकोड़े मिलेंगे यूरो के। यूरो के। इतने यूरोज के आप पकोड़े खरीद सकते हैं, वहाँ बेचारे पकोड़े ही नहीं होते। आगे चलें, 280.6 पे जो डॉलर्स आ गया। सऊदी रियाल जो है वो बेहतर चल रहा है, इसमें 73.85 पे जाना आ गया, लेकिन डॉलर की कीमत नीचे नहीं आ रही है। तो अरकम आप पकोड़े मंगा रहे हैं या नहीं मंगा रहे हैं, ये बताएं हमें ब्रेक में। हम यहाँ पे ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मौसम थोड़ा खुशगवार हो रहा है शहर कराची में, तो आप सब भी इंजॉय करने की तैयारी करें। एंड थैंक यू सो मच अयाज राना और फ़हीम भाई, आप लोगों का शुक्रिया। पकौड़ों की तैयारी करें, मैं भी आती हूँ यहाँ से, शो खत्म ओके मिस पकौड़ी, ओह सॉरी मिस, आप आए तो वक्फा आपको लेने देते के बाद हाजिर होंगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से समर वेकेशन चल रही हैं और ख़ास तौर पे सैटरडेज़ को हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें लेकर आएँ जिसमें उनको डिफरेंट चीज़ें सिखा सकें। हमने पिछले दिनों भी आपको दिखाया था कि ज्वेलरी मेकिंग किस तरह से की जा सकती है। छोटे स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो बीड्स वर्क करके कैसे जो है वो डिफरेंट चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक और क्राफ्ट की चीज़ आपको सिखाएंगे कि पेपर आर्ट जो है वो मैंने भी पिछले दिनों भी जिक्र किया था कि बहुत सारी चीज़ें उससे बन सकती हैं और बच्चों की क्रिएटिविटी में इजाफा हो सकता है। तो आज हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, बच्चों को आप किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जमीला मौजूद हैं। वेलकम टू द शो जमीला काशान। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम फाइन। जमीला खुद भी ट्रेनर हैं, टीचर हैं और साथ साथ जो समर कैम्प में भी डिफरेंट बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाती हैं। तो हमने कहा कि हम तो समर कैम्प में नहीं जा सकते लेकिन जमीला को यहाँ ला सकते हैं। तो ज़रूर बताइए जमीला कि हम अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चों के लिए और किस तरह की एक्टिविटीज़ आपने डिज़ाइन की हुई हैं ताकि बच्चों का एक वक्त अच्छा गुजरे और उनके लिए लर्निंग भी हो। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि बच्चों को हमने घर में ही रखना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है और इस दफ़ा तो मैं कह रही हूँ शायद बहुत अरसे के बाद ऐसी समर वेकेशंस आई हैं जो राइट टाइम पे हैं, वरना तो ये होता कि बाद में स्कूल खुलने के बाद ज़्यादा गर्मी हो जाया करती थी। जी बिल्कुल, तो अब जब घर पे रखना है और उनको मसरूफ़ भी रखना है और हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी करना है, तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम घर में करवा सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे हॉप स्कॉच वगैरह जो हम खेला करते थे और वो हम अगर बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है अब इस वक्त, क्योंकि वो उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाए जिस तरह से हम लोग अपने टाइम पर इंजॉय करते थे। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हमारे पास घर में भी मौजूद होती हैं, जैसे कि अगर हमने कहीं कुछ ड्रिंक पी, उसके बाद हमें एक इस तरह का कप मिल गया, पेपर कप, तो हम उससे भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्रिएट करके भी बताऊंगी। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि घर में ही मौजूद होती हैं। दिस इज़ अ टिश्यू पेपर और ये तो सबके घर में ही मौजूद होता है। हम इससे भी क्राफ्टिंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्ड पेपर, और नॉर्मली इस वक्त कलर पेपर में मैं कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी कॉपीज़ होती हैं बच्चों के पास कि जिन वो कॉपीज़ यूज़लेस होती हैं उस वक्त, उनको यूज़ कर चुके हैं, हम पेपर को, उस पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये, क्योंकि अभी जो बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं तो इतने सारे बंडल्स मिल गए, वो पुरानी कॉपीज़ के, उनकी वर्कशीट्स के। तो ये मेरा जो बड़ा वाला बेटा है मोहाब, उसका भी मैं सोची थी कि यार इसका मैं क्या करूँगी। तो आज आप वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जमीला बता रही थी कि पेपर आर्ट से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद पेपर कर रहे हैं, टिश्यू से स्टार्ट करेंगी। जी,
ये टिश्यू पेपर है, हम इससे बहुत प्यारा सा पपेट बनाएंगे जो कि हम पेंसिल की डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे 3 फोल्ड्स में इसको डिवाइड करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से बहुत नीटली हो जाना चाहिए। उसके अलावा ये इसको चेक करेंगे कि इसका सेंटर पार्ट कौन सा आ रहा है। ठीक, जैसे ही इसका सेंटर पार्ट हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम इसे इस तरह से बनाएंगे जैसे कि एरोप्लेन बनाया जाता है। सही है। ठीक, इस तरह से बनाने के बाद इसी को मैं टर्न कर रही हूँ ऐसे। मैंने इसको पलटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टर्न किया है। ठीक, इसको टर्न करने के बाद मैं इसे एक काइट की शेप में बना दूँगी। आप देख सकती हैं कि ये काइट की शेप में बन गया है इस सही। वक्त। उसके बाद मैं इसको एक और टर्न दूंगी, इसी तरह से एक टर्न दूंगी, एक और टर्न दूंगी। अच्छा जी, बिल्कुल बराबर। उसके बाद ये इस शेप में आ जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने इसे ये वाली जो साइड है उसको टर्न कर दिया इस तरह से। कोई भी पेंसिल ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई मार्कर ले लें, उसको रख लें, आपको बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद आपने ऐसे टर्न किया, इसको यहाँ पे टर्न किया, एक छोटा सा टेप लगा लिया। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। टेप थोड़ा और आपको लगाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा टेप और लगा देंगे हम इसे। ये इस तरह से, और फिर ये इस तरह से इसके एयर्स बन जाएंगे। अरे वाह, ये पेंसिल पे लगा सकते हैं जी ना? बिल्कुल। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इस तरह से कि इसकी आईज बना देंगे। ये माउथ, और इस तरह से थोड़ा सा अगर हम यूं करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी शेडिंग हो जाएगी। और ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। क्यूट। बच्चों को तो वैसे ही इतना अट्रैक्ट करता है। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे इस तरह से बना के बहुत खुश होते हैं। Very अब हम इसी पेंसिल को इसको ही यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पेंसिल्स पर लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पेपर क्राफ्ट सिखाऊंगी। मेरे पास ये 3 कलर्ड पेपर्स हैं। आपके पास अगर ये 3 कलर्ड पेपर्स नहीं है तो एक सेम कलर पेपर भी चल जाएगा। सही। नो अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम एक फ़ैन बनाने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमें फ़ैन की बहुत ज़रूरत है। आजकल लाइट भी चली आती है, तो हिम्मत फैन बन रहा है। नहीं, बच्चे इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। इसको मैंने इस तरह से, सही, बिल्कुल बराबर होने चाहिए ये तीनों पार्ट्स। ये तीनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि ये तीनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हों, और ये ठीक है। तीनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हैं। ठीक, अब मैं इसको 3 टाइम्स फोल्ड कर रही हूँ। 4 टाइम्स भी फोल्ड हो सकता है, जैसा आप चाहें। 3 टाइम्स फोल्ड करें, 4 टाइम्स फोल्ड करें, आपकी अपनी मर्जी है। हम इसको 3 टाइम्स पे फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से फोल्ड करना है आपको। जबरदस्त। ये एक फोल्ड कर लिया हमने, दूसरे वाले को भी सेम। बहुत ही इजी है ये, और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह बनाने के बाद। ये सेकंड वन, ठीक है। एंड द थर्ड वन, एंड द लास्ट वन। ठीक, इसको मैं इस तरह से हाफ कर लिया। सबको करूँगी, सबको करेंगे? सबके साथ सेम सेम। इसको भी हाफ कर लिया और इसे भी हाफ कर लिया। मैंने ये पार्ट लिया, इसको मैंने इस तरह से, ये वाला पार्ट मैंने ओपन किया और यूं इसको रख दिया। ये कुछ एल का शेप बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से जाएगा और इसको मैं इसके अंदर से गुजार दूँगी, येलो वाले के अंदर। येलो वाले के अंदर से। तो इसके लिए इसको हम ऐसे करेंगे और इसको मैंने अंदर से गुजार दिया। ठीक।
ये वाले पार्ट को खींचा, इसको थोड़ा सा और ये इस तरह से एक फ़ैन बन गया है। इट्स अ फ़ैन और ये मूव भी करेगा इंशाल्लाह। अभी हम आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त। ये इस तरह से बनाया, इसको इस तरह से किया, थोड़ी सी हवा होगी तो ये अभी तो move वैसे भी करेगा। वहाँ से भी आ रही ना हवा तो। जी 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 जी, ये थोड़ा सा उस तरह से मूव नहीं कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मूव करता है। ये बहुत अच्छे से चलता है। हम लास्ट में आपको इंशाल्लाह चला कर दिखाते हैं। ये वाला सही। ब्यूटीफुल सा। इसके बाद मैं एक और क्राफ्ट बहुत इजी है। इस तरह के कुछ पेपर कप्स होते हैं हमारे पास घर में, हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करने के बाद इसको थ्रो कर देते हैं, लेकिन हम इसको थ्रो नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे। हम इससे एक क्राफ्ट बना सकते हैं। ये मैंने ले लिया। इसके बाद एक पेपर लिया जो कि हमने इसी में से बचाया हुआ है। ठीक। कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सब यूज़ होंगी। अभी हम क्या बना रहे हैं? अभी हम एक हट बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये हट बनकर तैयार होगा। ऐसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। किसी भी चीज़ से आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे स्टेशनरी सिजर्स के थ्रू कट करवाएं, बच्चों से ही कट करवाएं ताकि उनको कटिंग करना भी आए। और बच्चों का तो वैसे ही फेवरेट काम होता है ना ये सिजर यूज़ करना और कटिंग करना। हाँ, लेकिन हम अगर ये वाली देंगे तो उससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी, हाथ नहीं कटेगा। और देने भी चाहिए, ये नहीं कि हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हमें यूज़ करवानी चाहिए बट सुपरविजन के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको मैं एक दफ़ा से फिर इस तरह से हाफ करके फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें से ये इसको थोड़ा सा कट किया। ये कट करने के बाद मैं इसे यहाँ पर लगा दूँगी। सही। इसको लगाने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा सकती हूँ। क्यूट सा बन गया। अच्छा, अब हम इसे मज़ीद डेकोरेट भी कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। ये होल पंच हमारे पास घर में मौजूद होता है। मैं इसके थ्रू कुछ सर्कल्स कट करूँगी। हट के ऊपर लगा सकते हैं ना। जी बिल्कुल, और बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सर्कल ही कट किए जाएं, स्टिकर्स भी मिलते हैं छोटे छोटे। बिल्कुल, लेकिन वो मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपके पास इजीली अवेलेबल है। अच्छा, बच्चों को अगर आपके पास ये नहीं है, होल पंच नहीं है घर में मौजूद, तो कोई मसला नहीं है। हम ऐसे ट्रायंगल्स भी कट कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, और ये तो बहुत ही ईजी है इसको कट करना। इसके अलावा अगर आपको ट्रायंगल बनाने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो कोई मसला नहीं है, ये किसी भी शेप में ड्रॉ कर आप कट कर लें। सही। आप जिस तरह भी कट करेंगे वो अच्छे ही लगेंगे। वो तो यही वाली बात है ना कि आप अपने आप को कितना क्रिएटिविटी अपनी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, और बच्चों में और आप किस क्रिएटिविटी तरह से बिल्कुल करें। बहुत ज़्यादा बहुत होती है। उनकी थिंकिंग भी हम लोगों से डिफरेंट होती है ना, तो वो इस तरह पता लग रहा होता है, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपनी थिंकिंग को, अपनी वाइब्स को। बिल्कुल, वो जब खुद से तैयार करते हैं ना तो वो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है जो बिल्कुल हमने। तो उनको पहले आपने बस थोड़ा सा गाइड करना है, गाइड करने के बाद उनको छोड़ दें, वो खुद करेंगे अपने हिसाब से, सही। जो उनको अच्छा लगे वैसे करेंगे। ये भी स्टिकर्स टाइप ही हैं, बस आपने लगाना है उनको ना। जी, ये ग्लिटर शीट बहुत इजीली अवेलेबल है। सही। तो दिखाएं अभी क्या बना जमीला। जी बिल्कुल, ये हम इस तरह से इसको स्टिक भी कर सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल, ना। हम इसको स्टिक Glue ही कर से देते आप हैं। लगा दें, आप हमारे पेपर टेप पास से ये लगा। पेपर टेप, ये हमारे पास डबल टेप मौजूद है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, दोनों साइड पे स्टिक कर देगी।
ये इस साइड पे भी स्टिक कर देगी और क्यूट। ये मशरूम भी लग रहा है ना? इट्स क्यूट मशरूम। मशरूम भी बना सकते तो बच्चों का आप असाइन करें छोटी छोटी चीज़ें कि वो अपनी कोई भी अगर टेबल है, स्टडी टेबल है, उनका कोई घर में एक सेक्शन है, कबर्ड है, तो उसको किस तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। आप उनको छोटे छोटे टास्क दें, उनको ये चीज़ें दें और बताएं, क्योंकि ये जो टाइम है इसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें और क्रिएटिविटी को अपनी बाहर लेकर आएँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आपको जो है जमीला ने बताई, आप और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बच्चों को मकसद सिर्फ इस सेगमेंट का ये होता है कि आप किसी ना किसी एक्टिविटी में उनके साथ खुद भी इन्वॉल्व हों और उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी करवाएं भी ज़रूर। थैंक यू सो मच जमीला, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात करेंगे बहुत सारी मज़े, बात क्या करेंगे, खुशबू पहले तो हम इंजॉय करेंगे क्योंकि आमों का सीज़न है और आम एक ऐसा फल है जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। मतलब बहुत कम आटे में नमक से बराबर भी कम लोग होंगे जिनको जो आम नहीं खाते होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे मज़े की जो है ना हम मुझे नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैंगोज़। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि वो कितनी तरह के आम हैं, क्योंकि अगर आम की बात की जाए तो बहुत सारे फलों की बहुत सारी अक़साम होती हैं। आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। और फलों का बादशाह क्यों है? क्योंकि एक तो ये बहुत लजीज है, बहुत मज़ेदार है और इसकी 100 से ज़ायद जो है ना वो दुनिया के अंदर अक़साम मौजूद हैं। तो कुछ अक़साम हम भी आपको यहाँ पर रखी हुई देख ही रहे हैं कि क्या क्या इनमें फ़र्क होता है, कहाँ कहाँ इनकी फार्मिंग हो रही है। और पाकिस्तान के आम जो है ना वो दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं, हम ये सब बात जानते हैं। इस वक्त स्पेशली मीरपुर ख़ास के फार्म्स के आम यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे अपना ददियाल भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि जब मैंगो सीज़न आता था सब दौड़ते थे मीरपुर ख़ास कि वहाँ बेहतरीन आम मिलेंगे। और मेरे ताया हुआ करते थे, वो बहुत सारे आम सबको भिजवाया करते थे मीरपुर ख़ास से। तो बेहतरीन आम होते हैं वहाँ तो, और दुनिया भर में उनकी एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो इस वक्त वेलकम करते हैं ताहा जमाल को शो में। आप ताज फार्म से जो है वो बिलोंग करते हैं और मुख्तलिफ इक़साम के जो आम हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो वेलकम ताहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो आपका सीज़न उरूज पर है मैंगो फार्म्स वालों का। तो इस वक्त बहुत सारी इक़साम नज़र आ रही हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में कितनी तरह के आमों की प्रोडक्शन हो रही है और सिंध इसमें कितना खुद कफ़ील है? सिंध तो आपको पता है कि प्रीमियम है मैंगोस पे, पूरी दुनिया को ये बात पता है, क्योंकि जो इसकी बेसिकली रूट्स हैं दैट इज़ फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से जब लोग हिजरत करके आए तो साथ साथ हर किस्म के पौधे आते थे और फिर वो डिफरेंट मैंगो के साथ शाखें लगाते हैं और फिर 100 से भी ज़्यादा किस्में, जो आप बता रही थी कि 100 है, मोर देन 250 जो अभी तक रिकॉर्ड में है। ज़बरदस्त। तो ये कुछ मैंगोज़ की किस्में हैं जिसमें से जो दुसेरी है ये मदर ऑफ ऑल मैंगोज़ हैं। अच्छा जी, देखने में तो छोटा सा है। हाँ देखने में छोटा सा है, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल मैंगोज़ है। जो मेजॉरिटी मैंगोज़ जो प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली दुसेरी मैंगोज़ है। और ये बहुत मीठा होता है। और ये बहुत मीठा होता है। यस। और उसके बाद फिर सिंदरी, ये तो हमारी सौगात है सिंध की, ये तो मशहूर ज़माना है। इसमें फिर क्वालिटीज़ आ जाती हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी, फिर लोकल पे सप्लाई जो करते हैं, फिर जो फ्रूट मंडी में होते हैं, फिर मार्केट्स वगैरह में, तो डिफरेंट किस्म के लोग। मोस्टली जो है वो जो मोस्ट डिमांडिंग होते हैं दैट इज़ सिंदरी, लंगड़ा, चौंसा, अनवर अटोल, जो कि बहुत कम पीरियड के लिए आता है और फ़ौरन चला जाता है, तो वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये जैसे कि एक आपने देखा होगा, छोटा वाला मैंने ये जो जी बेबी मैंगोज, ये बेसिकली ये देसी मैंगो है। अच्छा। और ये शहद की तरह मीठा होता है। मैंने ये दुसेरी वगैरह देखा, लेकिन ये वाला ये इतना क्यूट। हाँ यार देखिए, इट्स लाइक आड़ू या लेमन। ये इतना मीठा होता है। ये बेसिकली यूज़ करते हैं, खुशबू इतनी है जी, बहुत मीठा होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ होता है ये अचार में। अच्छा, इसकी तो कैरी आती है ना शुरू में? हाँ, इसकी कैरी आती है, लेकिन जब सीज़न ख़त्म हो जाता है कैरी का तो फिर ये मार्केट में आता है। ये मार्केट में मुझे यहाँ नजर नहीं आया आज तक, है ना? बहुत कम। इसको कैरी में ही खप जाता है। मतलब बेसिकली जो वहाँ के जो गांव देहात होते हैं उधर ही वो बिक जाता है। अच्छा। वो आते ही नहीं है इधर, तो यहाँ के लोगों को तो मिलता ही नहीं है। एग्जैक्टली, मैंने नहीं खाया ये, क्योंकि बहुत सारे आम है जो आते नहीं है और वो उधर ही जो वहाँ के जो गाँव होते हैं वो अपने गिफ्ट्स वगैरह देते हैं लोगों को और वो उधर ही
ख़त्म हो सही। जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम प्रोडक्शन होती है। लोग ज़्यादातर टुवर्ड्स सिंदरी, चौसा और बाकी जो नामी ग्रामी जो आम है सही। उनकी तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी यील्ड ज़्यादा है, हाँ तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से तो इसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती इतना है। क्यूट लग रहा है ये तो, और इसकी जो स्मेल आ रही, मैं ज़रूर आज इसको ट्राई करूँगी। हाँ, है श्योर कैसा? श्योर, ये आप सब Very लोग के nice. लिए लाया था। अच्छा, इसके अलावा जी कौन सा है? सुनहरा और लंगड़ा भी मुझे, हाँ लंगड़ा तो खैर पता है, जी कॉमन है। जी, इसमें सुनहरा में- फजरी है। फजरी में और क्या है, किस तरह का टेस्ट होता है? फजरी सबसे मीठा आम होता है, इतना मीठा कि आप पूरा खा भी नहीं सकते, वेरी नाइस। इतना मीठा होता है। तो ये ज़्यादातर केपीके के साइड के जो लोग होते हैं बहुत इसको लाइक करते हैं, वो इसको रोटी, इसका पूरा पल्प निकाल के रोटी के साथ खाते हैं। आम रस, उसको उर्दू में कहें आम रस। आम रस का मजा ही उसमें है। आम रस, आम लेकिन- रस पराठा, ओए होए होए, मैंगो सीजन में जो है ना फेवरेट मील होता है नाश्ते में, आम रस पराठा। इसमें जो जिसको कहते हैं लोकल, जब हम लोग बात कर रहे थे कि यार आम में बाल है, तो इसमें बाल नहीं होते हैं, रेशा जो आ रेशा जाती जो है। होता है, एग्जैक्टली। तो ये सबसे पसंद किया जाता है केपीके साइड पे, यहाँ पे बहुत रेयरली अगर आपको मिला तो मिला, वरना नहीं। उसके बाद फिर एक है बैंगनापली, ये बेसिकली इंडियन ओरिजिनेटेड है, अच्छा, फ्रॉम प्रदेश साइड। ये आपने कोस्टल बेल्ट है बेसिकली इंडिया की, वहाँ से ये बिलोंग करता है और वहाँ से इसकी रूट्स फिर हमारे पाकिस्तान में आई। तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो मैंगोज़ को और बेहतर बना देता है। जमीन इतनी अच्छी ज़मीन और इतनी अच्छी है, इतना अच्छा। तो इसी तरह चौसा भी है, चौसा तो खैर मतलब King ऑल of टाइम mangoes। फेवरेट जो है ना और सिंदरी जो है वो क्वीन ऑफ मैंगोज़ है। यस यस। तो चौसा के तो बड़े मशहूर हिस्ट्री है इसकी, जो शेरशाह सूरी थे जिन्होंने जब हुमायूं को, जो मुग़ल एम्परर थे, जो उनको शिकस्त दी, तो उनके जो दोस्त थे, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, सही, अब पता नहीं कितना इसमें फैक्ट है या कितना इसमें लेकिन बताएं। फोक्स है, तो उसमें ये कहा जाता था कि उनके जब उन्होंने जब शिकस्त दी हुमायूं को, तो उनके जो दोस्त थे वो वहाँ से उनके लिए आम लेकर आए। अच्छा, तो जहाँ पे शिकस्त दी थी उसका नाम था चौसा बिहार, सही सही सही, हाँ। तो इसीलिए उन्होंने उस आम का नाम चौसा रखा था, और फिर वो वहाँ से वो डिराइव्ड होके हमारे पास आया। जबरदस्त। और ये रह गया सुनहरा और लंगड़ा। सुनहरा और लंगड़ा, सुनहरा भी बहुत कम मार्केट में आपको मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसकी भी शाखें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट में प्रोड्यूस की जाती, लेकिन आम बहुत ज़बरदस्त है, साइज़ में बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टफुल होता है। और लंगड़ा तो खैर आपको पता है अवेलेबल है, सबसे देर से आता है और सबसे देर से जाता है, तो अच्छा, ये ओवरऑल इनकी ना पैकेजिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है जी। तो ये गिफ्ट वगैरह के लिए भी, क्योंकि मैंगो तो ऐसा सीजन है कि गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत, मैंने बताया ना कि शुरू में तो ये इतने फैंसी पैकेजिंग नहीं थी, ऐसे। लेकिन हम, मुझे याद है कि मेरे ताया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हर सीज़न स्टार्ट होते सबको पेटियाँ जो आती थी, वो पेटियाँ सबके घर पहुँचती थी कि भाई मैंगो सीजन में मीरपुर खास से आम आएंगे, तो या सबको तो इंतजार जिसके होता फार्म्स था। हो, तो हाँ, तो वो जून जुलाई में जरूर याद करते हैं सारे हाँ, दोस्त, सबको याद करते हैं, बिल्कुल पूरा साल ना करें लेकिन इस दिन जरूर याद करेंगे, यार वो आम नहीं आम है। नहीं है। तो ये आमों का जो तोहफा देने का जो रिवायत है, ये अभी तक भी बरकरार है, और ख़ास तौर पे बाहर वाले ना नजरें लगा के बैठे थे पाकिस्तान से जो भी आ रहा है, यार आम भेजो। मैंने हम लोग ने इस साल स्टार्ट किया बेसिकली, ये जो ताज फार्म्स है, ये मेरे 2 पार्टनर्स हैं। तो ताज जो है वो T फॉर ताहा, A फॉर अहमर, J फॉर जानजेब। सही, तो हम पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या नाम रखें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वेरी नाइस। तो सब ने अपनी फर्स्ट एब्रीविएशंस निकाली, तो पहले सैट निकला, मैं यार सैट तो अजीब सा नाम हो जाए, फिर ताज बना, मैं यार चलो नाम भी अच्छा है और मतलब भी एब्रीविएशन से भी very nice। अच्छा नाम निकल गया। तो बेसिकली ताज फार्म्स जो है वो मीरपुर खास से बिलोंग करता है, जो हमारा जो विलेज है वो फजर अली कायम खानी गोट के नाम से। तो जब हमने देखा कि जब इसकी प्रोडक्शन होती है तो लोग आते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो मार्केट मंडी से आते हैं, वो पूरे आम का दरख्त का सौदा करते हैं लमसम और चले जाते हैं, मतलब आपको पेमेंट दी और चले गए। अब चूँकि इतना मतलब यंग जनरेशन है, तो आपको पता है कि हर चीज़ ट्राई करनी हमें होती है कि यार चलो इसको ज़्यादा एक्सपोजर देखते हैं इसमें क्या है। हाँ। तो हमने बोला कि हमारे जो ऑलरेडी मार्केट में जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं काम, तो फिर हमने उनसे हेल्प भी ली, कितने दोस्त थे जो कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि इस तरीके से किया जा सकता है और ये बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, इसकी पैकेजिंग वगैरह करके यहीं पाकिस्तान में ही दे रहे हैं? अभी हमने ये ट्राई किया था कि एटलीस्ट हम जब बिजनेस में नहीं हो, क्योंकि जाहिर बात है एक पूरा दरख्त बेचना और इतने सारे डब्बे बेचने में बहुत फ़र्क होता है,
तो अब हमने ये ट्राई किया था कि हम लोग पहले लोकल सप्लाई करेंगे ऑनलाइन थ्रू ई प्लेटफॉर्म, हमारा फेसबुक इंस्टा पे ताज फार्म्स के नाम से पेज है, और उसके बाद हम देखेंगे क्या रिस्पांस आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया लोगों का, हमें कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो वो भी बहुत हमारे लिए एक अच्छा फीडबैक था कि मतलब ऑन द वेरी फर्स्ट ईयर आपको ऑर्डर्स वेरी नाइस पैकेजिंग एंड ना वो है अट्रैक्टिव भी है, बड़ा सफाई सुथराई के साथ भी है, तो वो गिफ्ट देने में अच्छा लगता है। गिफ्ट देने में अच्छा तो ये पैक ये कितने का एक पैक आपको पड़ता है? लाइक सिंदड़ी इज वेरी कॉमन आप गिफ्टिंग के लिए, या आप सिंदरी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, आप क्वालिटी क्या यूज़ करें। सिंदरी के अंदर 3 क्वालिटीज़ आ जाती हैं। एक वो होता है जो ऑलरेडी दरख्त के नीचे गिर चुके होते हैं, वो भी हमारी मार्केट में बिकते हैं। एक होते हैं कि तोड़ते हुए ख़राब हो जाए, वो भी हमारी मार्केट में बिकते हैं। और एक होते हैं हैंड पिक्ड, जो आप हाथ से तोड़ते हैं और उसको फिर प्रॉपर तरीके से संभाल के उसको लेकर आते हैं, उसको पैक करते हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर है। मतलब अगर हम उसको खुद हैंड पिक करते हैं तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा उसमें से हमें अर्निंग होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट नहीं मिलती इतनी। हमारी भी प्राइसेस जब लोग शुरू में सुनते थे बोलते थे यार इतना महंगा, मैं तो 5 kg की जगह 10 kg ले आऊँ। लेकिन वो फ़र्क जो बताना था लोगों को कि इसमें और लोकल आम जो बिक रहा है उसमें क्या फ़र्क है, वो क्वालिटी का फ़र्क है। सही। तो वो इसीलिए हम लोग ने प्रीमियम पैकेजिंग स्टार्ट की। और एक ये 3 kg का बॉक्स है ना आपका? 3, 5, 10। अच्छा, तो 3 kg अब उमूमन 5 kg या 3 kg को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, तो क्या कीमतें होंगी स्टार्टिंग एंड कहाँ तक जा रही है? प्राइसेस जो हमारी, जैसे जो मेन कॉमन आम है, हम लोग ने सेम प्राइस रखी है फॉर सिंदरी, चौसा एंड अनवर अटोल, दैट इज़ 1500 रुपीज़ फॉर 3 kg बॉक्स। और जो 5 kg का है दैट इज़ फॉर 25-20 रुपीज़। डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कराची में आपको चाहिए या आउट ऑफ स्टेशन है। अगर कराची में नियरेस्ट होता है एकदम, तो हम बोलते हैं कि फ्री डिलीवरी करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट होता है, चले वो ताकि एक क्लाइंट को एक एज मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर एंड ऑफ कराची और आप एक, तो हम लोग फिर डिलीवरी चार्जेस उसमें चार्ज करते हैं कि ताकि पेट्रोल भी आपको पता है ऑब्वियसली कितना एक्सपेंसिव हो की गया। कॉस्ट है ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ओवरऑल इस वक्त मैंगो का सीजन कैसा है, और मैंगो का सीजन आधा तो कब गुजर तक चुका चलेगा? है। चलता तो ये सितंबर एंड तक है, क्योंकि मैंगो स्टार्ट होता है मीरपुर खास से, और फिर उसके बाद बाकी सारी सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए पंजाब वाली साइड पे जाता है, जहाँ पे जो मैंगो जाके एंड हो जाता है, दैट इज़ फॉर चौसा। चौसा हमारे सिंध में भी होता है, लोगों को ये भी नहीं पता होता। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि चौसा इज़ फ्रॉम ओनली मुल्तान या पंजाब में भी इसकी काफ़ी प्रोडक्शन हो रही है। हाँ, डिफरेंट यहाँ पे तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन काफ़ी लैंड्स जो हैं वो ऑलरेडी लोगों ने ख़त्म कर चुकी है मुल्तान में जो थी। मतलब लोग सोसाइटीज़ बना रहे हैं उसमें, क्योंकि सारी बात है, वो कहते हैं कि हमें आम से इतना नहीं मिलता जितना हम उसको प्लॉटिंग करके बेच दें। सही। हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो हम मैंगो से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। एग्जैक्टली, ये तो फिर एक बिल्कुल बहस है, और ये हम एक्सपोर्ट के हवाले से करते भी रहते हैं। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिंशा बेटा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। जी मिसेस महमूद। इतना जबरदस्त तुम्हारा प्रोग्राम है, बेहतरीन माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारी हो, दिल चौधरी डॉक्टर रखी वाली बात। जिससे कि तुम हमारे सुबह सुबह हमारे फहीम भाई को बुलाती है, क्या मजेदार प्रोग्राम होता है। क्या आधा पौन घंटा प्रोग्राम उनके करने का कम होता है, बिताता 2 घंटे का हो, बातें प्रत करती है, बहुत बड़ा मजा आता है। तुम 2-3 का सुबह प्रोग्राम देखते, और मैं 12 बजे तक तुम्हारा प्रोग्राम देखती हूँ बैठ के, और शाम का भी इंतजार करती हूँ, तो रिपीट में भी देखती हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करो बहुत शानदार प्रोग्राम थे। बारह मेरी तरफ से आपके यहाँ जो भाई आए हैं सबको सलाम, और आपको बहुत सारी दुआएं बेटा, आपकी पूरी फैमिली को, और मेरे दोनों भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम, और मेरे जो अपने जफर अब्बास भाई और हमारे कामरान के सोनी भाई को भी, हमारे गवर्नर सिंह को बहुत सलाम चाहिएगा। जरूर पहुंचाएंगे। शानदार काम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मिसेस महमूद, आपने कॉल किया, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मिसेस महमूद अक्सर कॉल करती हैं और बहुत अप्रिशिएट करती हैं शोज़ में, तो हमारा भी मकसद यही होता है कि हम डिफरेंट चीज़ें आप तक पहुंचाएं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। तो ओवरऑल हम बात करते हैं काम के हवाले से, तो मैंगो की जो प्रोडक्शन है ओवरऑल उसको किस तरह से मज़ीद बढ़ा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपने जैसे कहा ना, नए थे बिज़नेस में, तो हमने देखा कि दुनिया क्या कर रही है। लाइक आपने अपनी सोसाइटी में देखा दुनिया अपनी एग्रीकल्चर और फार्मिंग पे बड़ा काम कर रही है। तो हमारे यहाँ अभी तक, क्योंकि आप मीरपुर खास से वाबस्ता हैं, मैंने भी वहाँ पे फार्म्स और ये सब चीज़ें बहुत करीब से बचपन से लेकर बड़े होते तक देखी हैं,
तो अब उसमें चेंजेस आई हैं या अभी तक वही रिवायती तरीके से ही एग्रीकल्चरिंग हो रही है? सेम वही रिवायती तरीका चल रहा है। अच्छा, चेंजेस अगर आ गई क्योंकि हैं प्रोडक्शन बहुत बढ़ सकती है, न्यू प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप मीरपुर खास रोड पे चलें तो आपको राइट एंड लेफ्ट मैंगोज ही नजर आएंगे। वेरी ब्यूटीफुल रोड, एकदम लश ग्रीन होता है पूरा, और आपको मैंगोज के अलावा और कुछ कैरियां और आम ऐसे मतलब हाथ गाड़ी से बाहर निकाले और आपको मिल जाएगा, ऐसे ही है। तो अब इसकी प्रोडक्शन जाहिर बात है गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो बहुत हेफ्टी इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि एक आम किसान के लिए बहुत मुश्किल है। अब है लोगों के पास 100 एकड़ के भी बाग है, 200 एकड़ के भी बाग है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाली 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, वो उसी पे अपना पूरा साल गुजारा करते हैं। तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए। जाहिर बात है डेटा तो हर किसी के पास होता है कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। तो जो छोटे किसान हैं उनको सपोर्ट देनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मार्केट में तुम्हारा एक्सपोर्ट में इतना का माल बिक रहा है और लोकल मंडी में तुम्हारा इतना माल बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको ट्रेन करनी है। जब जैसे हमने भी जब स्टार्ट किया था तो जो हमारे वो जो तोड़ रहे थे तो बोले थे कि आप लोग क्या करेंगे इसका, यहाँ तो आप लोग तो इसको बल्क में आता था व्यापारी और आप लोग बेच देते थे उसको। सही। तो हम लोग उसको पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग करके फिर उसको बेचेंगे। तो कहते हैं आप लोग बेच देंगे, मतलब ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कैसे बेचेंगे, तो मैंने बोला वो जो तुम फेसबुक यूज़ करते हो, सारी चीज़ें यूज़ करते हो, तो उस पर मार्केटिंग होगी, उसके बाद उसमें बिकेगा। तो इस तरीके से उनको भी तो ट्रेनिंग दी जा सकती है और वो भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, अगर जो लोग ऑर्डर करने चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं? मेरी कोई जगह बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है ताज फार्म्स के नाम से, ठीक, हमारा उसमें नंबर भी मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप और मैसेज भी कर सकती हैं। ईच एंड एवरी डिटेल्स इज मेंशन इन दैट। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करेंगे तो डब्बे में भूसा नहीं निकलेगा, आम ही निकलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर्स में थोड़ा सा आपको क्यूरियस होना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। लेकिन इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं अपने प्यारों को गिफ्ट करना, भेजना, क्योंकि आमों के सीज़न में तो बेहतरीन गिफ्ट है आम। किसी के घर भी जा रहे होते हैं तो आप देखेंगे मैंगो के सीज़न में कोई और फ्रूट नज़र नहीं आ रहा होता, आम ही खरीद रहे होते हैं। तो एक शॉपर में लेके जाने से बेहतर है कि अच्छे तरीके से आप ले जाएं तो वो प्रेजेंटेबल भी लगता है। थैंक यू सो मच ताहा फॉर कमिंग इन द शो, और आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी रमशा कमल को दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद।